दोस्तों इस किताब की डिमांड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा की थी और ये बुक का पीडीएफ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसमें डाल दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी घटना चक्र के नोट्स हमारे बहुत ज़्यादा छात्र पढ़ रहे हैं, तो हमने जो कलरफुल हाइलाइटेड वन लाइनर घटना चक्र का नोट्स बनाया है जो कि सबसे तगड़ी किताब मानी जाती है तैयारी में वन लाइनर एग्जाम में, उसको जो ज़रूर आप लोग देख सकते हैं। उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम पे आप जाके सारी जानकारी ले सकते हैं। अभी ये जो करंट अफेयर आया हुआ है मुझे लगता है कि ये काफ़ी रिलेवेंट रहने वाला है 72nd बीपीएससी के लिए। और इसके लिए मैं आपको ये जो पीआईबी ऑल आउट का सेक्शन है अभी ये पूरा एक ही बार में कंप्लीट करवा देता हूँ। इससे आपको ये होगा कि जो नया चीज़ बीपीएससी यूपीएससी आजकल पूछ रही है, क्योंकि देखो बीपीएससी भी अब यूपीएससी बनने में ही लग गया है ना। और यूपीएससी इस बार 2026 में प्रीलिम्स में पीआईबी से बहुत सारी क्वेश्चन पूछी है। तो ये पीआईबी ऑल आउट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फीचर है इस बुक का। इसको हम लोग देखते हैं। पीआईबी ऑल आउट है ना। पहला है सेल्फ ब्रॉडकास्ट सिस्टम। ये चीज़ ध्यान देना कि मैं डायरेक्ट सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, बहुत सारे लोग किताब को पढ़ देते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा तो आप किताब लेके खुद पढ़ ही लोगे। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा सिक्स्थ सेंस आप में डेवलप करना चाहूंगा जिससे आप आंसर अगर थोड़ा बहुत क्लोज भी हो तो एलिमिनेट करके सही आंसर ला सके, है ना। और ऐसे बताऊंगा जैसे हम लोग डेली लाइफ में कॉमन बातचीत करते हैं, इस टाइप से बात करने की मेरी हमेशा से कोशिश रहती है। मेरे सारे लेक्चर में आप जाके देख लीजिए, चाहे वो कंप्लीट 8-8 10-10 घंटे का लेक्चर हो, चाहे कोई छोटा लेक्चर हो, मैं आपको वैसे ही बताता हूँ, कोशिश करता हूँ जैसे आप बहुत आसानी से समझ जाएं और सीधा एग्जाम रिलेवेंट चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिए, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे हम लोग हमेशा मिलते जुलते बात करते रह सकते हैं। देखो, सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, सेल मतलब सेल फोन होता है ना। ब्रॉडकास्ट है ना। सेल फोन पे क्या हुआ, अचानक से रिंग होने लगा था। अभी एक महीना पहले लगभग आप लोग सुने होंगे कि सबके फोन में अचानक से टें 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 बजने लगा था। तो ये सबसे लेटेस्ट मॉडर्न आपदा चेतावनी की टेक्नोलॉजी है भाई। हमारे संचार मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, उन्होंने डेवलप करवाया है ये। और किसी भी एरिया के सारे फोन को एक साथ रिंग करवाने की क्षमता रखती है सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम में। और इसमें एक सचेत नाम का प्लेटफॉर्म भी एक एकीकृत है। मतलब सचेत प्लेटफॉर्म जिसके लिए आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, है ना। वो सचेत कर देगा आपको सीधा टावर से ही। 1 सेकंड में लाखों लोगों को सतर्क किया जा सकता है। जैसे अभी मान लो इंटरनेशनल वॉर वगैरह चल रहा है ना। पैलेस्टाइन, यूक्रेन, ये सब जगह पे बहुत वॉर चल रहा है, ईरान। तो वहां पे ये सब टेक्निक सोचो कितना काम आएगी। जहां पे बम गिरने वाला है पहला ही सतर्क कर दिया, लोग भाग गए। तो इंडिया अभी फ्यूचर में कोई जानता नहीं, कभी ऐसा अगर हो तो उसके लिए बहुत अच्छा टेक्निक है। और ये दूर संचार विभाग के अंदर एक सी डॉट नाम की टेलीमैटिक्स विकास सेंटर है ना, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। फिर एक है पद्म डोरी। पद्म डोरी एक स्कीम है। स्कीम क्या है, एक तरह से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, कंपनी है जो क्या करे। कंपनी मध्य प्रदेश की कपड़ा परंपरा को और नॉर्थ ईस्ट के कपड़ा परंपरा को, कपड़ा बनाने की अलग अलग परंपरा होती है ना। मध्य प्रदेश में जो एरी रेशम की परंपरा है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट का एरी रेशम, एरी मलबेरी टसर एरी मूंगा 4 तरह का होता है ना, तो एरी वाला हो गया ये। एंड मध्य प्रदेश का चंदेरी बुनाई की टेक्निक है, उसको दोनों को एक साथ ये मिलाएगा। उसके बाद हमारे कृषि मंत्री जी हैं, कौन है, शिवराज सिंह चौहान, एमपी के जो सीएम थे पहले। तो वहाँ एमपी में फिर गए ये रायसेन जिला में जाके, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, खेत बचाओ अभियान शुरू किया भाई। खेत बचाओ अभियान सीधा याद करना है। खेत बचाओ मतलब, खेत मतलब शिवराज सिंह चौहान, और शिवराज सिंह चौहान मतलब एमपी, जिसको मामा मामा भी सब लोग बोलते हैं। तो ये चलेगा, 1 महीना तक चला पूरे देश भर में, जिसमें हमारे मिट्टी की रक्षा और फर्टिलाइजर का यूज कम करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने का इसका उद्देश्य था। बाकी ये रुद्रम 2 मिसाइल हमने बनाया है, डीआरडीओ ने विकसित किया है, 100% हमारे देश में है भाई, है ना। और हैदराबाद इसका नोडल प्रयोगशाला है, अनुसंधान केंद्र की इमारत डीआरडीओ, जो कि वायु से सतह पर मार करने वाला एयर लॉन्च्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है भाई। कोई रेडिएशन भी अगर मार देता है आप पे तो उसको भी ये तोड़ देगा। ठीक है, रुद्रम 2 मिसाइल। रुद्रमा प्रसर सौर्य धारा, सुने हो ना आप, धीवरा बाहुबली वाला जो गाना है। तो वैसे ही रुद्रम नीचे से तीर मारा बाहुबली, तो वैसे ही ये भी मिसाइल है। उसके बाद रेशम को, जो मूंगा रेशम है असम में, असम में यहाँ पे हम लोग देख लिए एरी रेशम भी होता है, मूंगा रेशम भी होता है, मूंगा। असम के मूंगा रेशम को पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित किया जा रहा है। और इसके लिए हमारे सिंधिया जी और असम के मुख्यमंत्री जी मिलके सेनहोजरी मिशन, सेने हजोरी, सेने हजोरी मिशन की शुरुआत की गई है भाई। ठीक है, बिहार का ऐसा कुछ अलग से नहीं है, बट पीआईबी में ये चीज़ दिया हुआ था। ठीक है। एंड रिसेंटली अभी लगभग 1 हफ्ते तक, है ना, 3-4 दिन तक यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में भारत बिल्ड कॉन 2026 का आयोजन किया गया था। वन नेशन वन एक्सपो, ये इसका थीम था। तो बिल्ड कॉन मतलब कुछ नया आप लोग बिल्ड कर रहे हो, उसके बारे में वो एक तरह से मतलब समझ लो मेला टाइप का लगा हुआ था। उसके बाद
ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है ना, जिहादी ड्रग इसको बोला जाता है, कैप्टागन को। तो यही कैप्टागन नाम का ड्रग की तस्करी हो रही थी, इंटरनेशनल लेवल पे सिंडिकेट था। तो हमारे देश के नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो भाई एनसीबी जाके ऑपरेशन रेज पिल नाम का ऑपरेशन चलाती है और कैप्टागन को पकड़ लेती है भाई। इसको जिहादी ड्रग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लोग अपने ग्रुप के अलावा दूसरे ग्रुप को देते हैं, इसीलिए जिहादी ड्रग, क्या कैप्टागन पिलाया जाता है आपको, ड्रग ड्रगिफाई करके और लत लगाया जाता है, उसी की तस्करी वगैरह हो रही थी। उसके बाद आता है आपका कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन। फिर नॉर्थ ईस्ट का एक स्कीम आ गया जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे, और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। आप मुझे बताओ कि नागालैंड जो है वो मणिपुर से ऊपर है या नीचे है मैप में? ये आपकी मैप की नॉलेज मैं चेक कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए कमेंट में। ठीक है, तो वहाँ पे कॉफी क्लस्टर चिंतित किया गया, ना चिन्हित किया गया, चिंतित नहीं किया गया। नागालैंड में अरेबिका और रोबस्टा, मतलब अरेबिका रोबस्टा दो ही तरह का कॉफी होता है ना। तो अरेबिका के लिए कोहिमा जिला, है ना, कोहिमा जिला का तुओफेमा गांव, और वहाँ न्यूलैंड जिला नागालैंड में है, वहाँ रोबस्टा कॉफ़ी के लिए। तो ये कौन किसके के लिए ये तो नहीं पूछेगा, बट नागालैंड में हम लोग कॉफ़ी क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं अंडर द कॉफ़ी ऑफ नागालैंड मिशन। उसके बाद नॉर्डिक देश जो होते हैं, नॉर्डिक देश कहाँ होते हैं? एकदम नॉर्थ में, जहाँ पे आर्कटिक सी वगैरह है, उधर नॉर्वे के आसपास। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। आइसलैंड एक्चुअली डेनमार्क का ही पार्ट है। अभी ट्रम्प रो रहा था आइसलैंड के लिए, है ना, इतना बड़ा द्वीप है उसके लिए रो रहा था। तो भारत और नॉर्डिक देशों के बीच में कहाँ पे? नॉर्वे में ही सम्मेलन हुआ था। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, व्यापार, समुद्री रक्षा, एआई, जलवायु, ये सब के बारे में किया गया। बस यही जानना है कि नॉर्वे में ये आयोजित किया गया, बस। इसके अलावा सब नॉर्मल चीज़ ही है, जो पूछेगा आप लोग बता देना इसको। उसके बाद फायर एंड फॉरगेट बेसिस पे डीआरडीओ ने एक नया क्या किया है? ड्रोन लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल बनाया है भाई, जिसका नाम है ULPGM-V3। तो पहला डीआरडीओ का यहाँ हमने देखा करामात, उसके बाद अगला करामात ULPGM मिसाइल। ULPGM क्या है? यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, मतलब एक ऐसा मिसाइल जो ड्रोन से हम लोग चला सकते हैं, ड्रोन पे लाद के, यानी कि ये उसको कहीं भी ले जाना कितना वो है, कितना आसान है कहीं भी उससे अटैक करना, है ना। यूएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है, और ये हवा से सतह और हवा से हवा में अचूक वार, ड्रोन पे बैठा है तो या तो नीचे मारेगा या हवा से हवा में मारेगा, अचूक वार करता है भाई, प्रिसीजन गाइडेड है। उसके बाद भव्या योजना एक है, जिसमें प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए हजारों करोड़ रुपया दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, जिसमें बोला गया है कि 6 साल में हम लोग 100 औद्योगिक पार्क का विकास करेंगे। भव्या, तो ये भव्या योजना जो है कोई बिल्डिंग बनाने वाला, भवन वाला योजना नहीं है, इसको याद रखिएगा। ये क्या है? औद्योगिक विकास के लिए है ना। भारत औद्योगिक विकास योजना, भा से भारत, है ना, औद्योगिक, BH से भारत, ए से औद्योगिक, वी से विकास और वाई से योजना, ये इसका फुल फॉर्म है, भव्या योजना। कोई पूछेगा, गड़बड़ाना नहीं है। उसके बाद एक चैटबॉट डेवलप किया गया है, हमारा जो CP ग्राम्स नाम का निवारण पोर्टल है ना। किस चीज़ का निवारण पोर्टल है? ये प्रशासनिक सुधार के लिए निवारण पोर्टल है, डार PG इसको करती है। भाषिनी नाम की AI के सहयोग से एक वॉइस चैटबॉट डेवलप किया गया, जिसका नाम क्या है भाई? समाधान दीदी चैटबॉट। AI का यूज़ करके अब तो चैटबॉट बनाना बहुत आसान हो गया, कोई भी ऐसा बॉट बना सकता है जो कि AI की तरह जवाब दे। तो उसी तरह से सरकार की भी जो लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है, लोक शिकायत अधिकारी होता है ना, हर जिला में होता है, हर अनुमंडल में, है ना, हर स्टेट में होता है, सेंटर पे भी होता है। लोक शिकायत निवारण मतलब पब्लिक किसी भी ब्यूरोक्रेट के अगेंस्ट कोई चाहे कंप्लेन करना तो कर सकती है, उसकी निगरानी भी किया जा सकता है इस पे। तो इस पे एक चैट बॉट भी बनाया गया है। सरकारी विभाग के खिलाफ अगर आपको शिकायत करना है तो आप यहीं से आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद एनसीबी ने, वही एनसीबी जो यहाँ पे रेज बिल ऑपरेशन चलाई थी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। तो अभी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है, रेज बिल ऑपरेशन की तरह कैप्टागन के साथ साथ ये भी कर दी वाइट स्ट्राइक करके, क्योंकि वाइट होता है ना कोकीन, उजला पाउडर जैसा होता है। तो उसके सिंडिकेट का भी भंडाफोड़ करके 350 किलो कोकीन जब्त किया गया। सोचो एक चुटकी कोकीन में कितना नशा होता है। ये 350 किलो, जिसका 1745 करोड़ से भी ज़्यादा दाम है भाई। इतना ज़्यादा कैसे एक जगह मिल जा रहा है, और मतलब क्या कर रहे हैं लोग, इतना महंगा स्मगलिंग हो रहा है। उसके बाद कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन, जिसको बोलते हैं कपास उत्पादकता मिशन, किसानों की आय दुगुनी करने के लिए एक सेंट्रल लेवल का स्कीम है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए दिया गया है। और सरकार चाहती है कि इसमें 4 चीज़ पे वो पूरा पूरा अपना ध्यान करे। 5 चीज़, फार्म टू फॉरेन, है ना, किसान खेत में उगाएगा और वहां से विदेश में भेजेगा भाई। देखो, फार्मर कहाँ से, फार्म से फाइबर बनेगा, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, और फैशन से फॉरेन। किसी तरह से 5F विजन को मिला दिया गया इसमें, मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्ती लग रहा है ये, अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया इस सरकार के इसमें। फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन।
उसके बाद एक नॉर्थ टेक सिम्पोजियम हुआ था भाई प्रयागराज में, तो उत्तरी भारत का हुआ था इसमें, नॉर्थ टेक उत्तरी भारत मतलब प्रयागराज में हुआ था। इसका विषय था रक्षा त्रिवेणी संगम, प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैन्य कौशल का संगम। उसके बाद भारत का पहला मेगा ग्रीन फील्ड शिप यार्ड बना है। शिप यार्ड क्या होता है? जहाँ पे जहाज वगैरह बनाया जाता है। तो इसको कौन कौन मिलकर बना रहा है? हमारी भारत सरकार तो बना ही रही है, साथ साथ दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है HDKSOE, और ये भी एक कंपनी है तमिलनाडु, है ना, एन शिप TN। तो तमिलनाडु के तूतीकोरिन में इसको बनाया जा रहा है। तो इन और सागरमाला भारत सरकार की परियोजना है। इसके बीच में MOU पे साइन हो गया कि भाई हम इतना बनाएंगे, इतना पैसा लेंगे, तब तक मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे, ये सब चीज़। उसके बाद आता है प्रथम नौसेना कमांडर सम्मेलन हुआ है भाई। नौसेना के जितने भी कमांडर हैं, है ना, और इसका जिसके जो प्रमुख है दिनेश त्रिपाठी, ये नाम याद रखना है। नौसेना के हेड कौन है? दिनेश त्रिपाठी। तो इन्होंने किया था नौसेना कमांडर, पहली बार ऐसा हुआ कि नौसेना का कमांडर सम्मेलन हो रहा है। उसके बाद विश्व के लिए भारत की बुनाई में विश्व सूत्र वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किया हुआ एक पहल है, जिसमें भारतीय हथकरघा को पूरे दुनिया के स्तर पे आधुनिक और डिजाइन केंद्रित बनाना है। तो हमारे देश के समृद्ध विरासत को अंतर्राष्ट्रीय फैशन से जोड़ता है ये वो। और भुवनेश्वर में फेमिना मिस इंडिया में इसको प्रस्तुत भी किया गया। मतलब बेसिकली यही है कि हमारे देश का जो खादी वस्त्र वगैरह है ना, इसको थोड़ा ब्रांडिंग करके हम लोग विदेश में बेचें, हथकरघा से बना हुआ, हाथ से बना हुआ। मुझे लगता है कि अभी इसका जब रिलेवेंस नहीं है, मशीन से कपड़ा बन जा रहा है, तो विश्व सूत्र नाम का इनिशिएटिव चला के और भारत के कपड़े विश्व में विदेश में बनाने की क्या जरूरत है? मतलब इसको जबरदस्ती सरकार इतने दिन से, जैसे खादी भंडार वगैरह होता है ना, नहीं बिकता है, एकदम नहीं बिकता है, कोई नहीं पहनता है, अनलेस बहुत रेयर लोग पहनते हैं, बड़े बड़े लोग पहनते हैं, महंगे जो हम, इतना महंगाई कपड़ा आ जाता है ना हथकरघा वाला कि लोग खरीद ही नहीं पाते हैं, है ना। तो विश्व सूत्र, चलो ठीक है, मतलब सूत्र मतलब धागा हो गया। उसके साथ साथ खाद्य व्यवसाय प्रबंधन विभाग ने तंजावुर में 16 और 17 अप्रैल को क्या किया? खाद्य स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम 2.0 का आयोजन किया भाई। खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन, फूड में आप बिजनेस करो, फूड सेक्टर में बिजनेस में बहुत पैसा है, रिपीट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जीवन में कितना भी AI आ जाए, कोई भी आदमी बिना खाया नहीं रह पाएगा भाई, ठीक है। तो खाद्य व्यवसाय उसको एक बिजनेस के रूप में बना के बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमाते हैं। तो उसी को स्टार्टअप के तौर पे देने के लिए, और थोड़ा सा हाइजेनिक, थोड़ा सा मोबाइल वगैरह से इंटीग्रेट करके ये वाला बनाया गया था। उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग नियम का प्रचार और विनियमन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सरकार चाहती है कि भारत ई स्पोर्ट्स का, जैसे गेमर्स होते हैं ना यूट्यूब वगैरह पे, पूरी दुनिया में गेम ऐसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक में गेम वाला स्पोर्ट्स, वर्चुअल स्पोर्ट्स, उसको वो करना। सरकार भारत को केंद्र तो बनाना चाहती है, लेकिन इसमें बहुत सारा फिनेंशियल रिस्क भी रहता है ना, और साथ साथ रियल मनी वाली गेमिंग पे सख्त प्रतिबंध लगाना भी सरकार का ऑनलाइन गेमिंग नियमों का प्रचार और विनियमन के अंदर आता है भाई, ठीक है। सरकार चाह रही है कि ऑनलाइन गेमिंग बढ़े, लेकिन उसके चक्कर में लोग जो पैसा कमा देते हैं, वो सरकार कभी जीवन में नहीं चाहती है। उसके बाद एक ये इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज है। इसका उद्देश्य था कि कैसे शिक्षा और टेक्नोलॉजी को जोड़ के, है ना, इनोवेशन को प्रोत्साहित किया जाए। क्या है? इनोवेट टू एजुकेट, तो इनोवेशन प्लस एजुकेशन इसके नाम में ही है। बाकी इंस्पायर योजना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इसको चलाता है, जिसमें बोला जाता है कि जो भी छात्र हैं, युवा हैं, विज्ञान के क्षेत्र में भी करियर बनाइए। सब लोग IAS IPS ही मत बनिए, आप लोग क्या करिए, इंस्पायर किया जा रहा है कि आप लोग साइंस के क्षेत्र में थोड़ा सा रिसर्च वगैरह में आप लोग जाइए, ठीक है। इंस्पायर योजना, इनोवेशन फॉर साइंस इन परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। उसके बाद भव्या के बाद हम लोग देखेंगे युविका कार्यक्रम। यहाँ पे हम लोग भव्या देखें ना, भारतीय औद्योगिक विकास योजना, वैसे ही ये युविका कार्यक्रम भी है, जिसमें युविका, जिसमें युवा विज्ञानी कार्यक्रम बोला जाता है। युवा विज्ञानी, यू से युवा, वी से विज्ञानी, और का से कार्यक्रम। तो ये सिर्फ छात्राओं के लिए नहीं है, ये सारे बच्चों को स्पेस सेक्टर में अपना करियर बनाने के लिए। तो साइंस में करियर बनाने के लिए क्या है? इंस्पायर। और स्पेस सेक्टर में करियर बनाने के लिए क्या है? इसरो का ये इनिशिएटिव है, जिसका नाम है युविका। तो ये चीज याद रखिएगा भाई, युविका बच्चों बच्चियों को स्पेस में करियर बनाने के लिए, इनोवेटिव करियर बनाने के लिए शुरू किया गया है, इन मोटिवेट किया जा रहा है। उसके बाद शांति विधेयक, ये शांति बिल AEDO के एग्जाम में पूछ दिया था, है ना। तो शांति बिल, क्योंकि नाम से लग नहीं रहा है कि ये है क्या, इसीलिए आप समझ लो कि ये, इसका फुल फॉर्म जान लो पहले, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसमें परमाणु ऊर्जा जो होती है,
उस पे 60 साल से क्या था, सरकार का एक अधिकार था एटॉमिक एनर्जी पे। लेकिन अब परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर्स और इवन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी सुनिश्चित करने का कानून ला दिया गया है। तो 60 साल से भारत में सिर्फ भारत सरकार ही एटॉमिक बम वगैरह या एनर्जी, एटलीस्ट एटॉमिक एनर्जी बनाना चाहती थी, लेकिन प्राइवेट का एक्सपर्टीज जब आएगा तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट का कोई लेना देना नहीं है, प्राइवेट का कोई तुलना ही नहीं है भाई। प्राइवेट कंपनीज की एफिशिएंसी देखो और हमारे सरकारी कंपनीज की एफिशिएंसी देखो, कौन ज़्यादा अच्छे से काम करता है? प्राइवेट वाला अच्छे से कोई भी चीज़ मेंटेन करता है। हालांकि वो पैसा बहुत ज़्यादा लेता है, सरकारी चीज़ें मोस्टली फ्री होती है, लेकिन क्वालिटी भी उसी टाइप की मिलती है, जितना वो पैसा लेता है वैसा देता है। ठीक है, सरकारी प्राइवेट में यही अंतर है। तो वही शांति विधेयक लाया गया था, शांति बिल, न्यूक्लियर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कैसे उसको हार्नेस किया जाता है इसको। उसके बाद पांचवा विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन, जिसमें 27 से 30 अप्रैल तक अभी रिसेंटली थाईलैंड में किया गया लघु मत्स्य पालन सम्मेलन। समझ रहे हो? इसमें हम लोग ये किया गया है कि लघु मत्स्य का पालन करेंगे, और सरकार का जो मत्स्य विभाग, फिशरी डिपार्टमेंट है, उसके रिप्रेजेंटेटिव वहां गए थे। इसका विषय था जस्ट हार्मनी, युवा भविष्य और पुनर्भोजी ज्ञान। तो इसमें क्या हुआ, मतलब कुछ भी ऐसा हुआ तो नहीं, बस थाईलैंड हमारे मत्स्य विभाग के लोग गए वहां, जाके थाईलैंड में खूब घूमे फिरे और वहां पे सम्मेलन का नाम दे दिया इसको। फिर भारत टैक्स 2026, टैक्स है, टैक्स नहीं है, टेक्स है, टेक्स। टेक्स मतलब टेक्सटाइल है, और ये भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कब? जब मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ तब। भारत टेक्स 2024 भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तर का वस्त्र आयोजन है, जिसमें नए नए इनोवेटिव टिकाऊ वस्त्र को भी, मतलब एटलीस्ट डेमो उनका दिया जाएगा, शो किया जाएगा। उसके बाद फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग ने जारी किया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसका सेकंड संस्करण आ गया है, जिसमें बोला गया है कि फिजिकल हेल्थ में उड़ीसा नंबर वन पे है भाई। उड़ीसा नंबर वन पे है, जिसमें ये राज्यों को कितना राजस्व मिल रहा है, उनका कैसा खर्चा हो रहा है, कैसा उनकी ऋण की स्थिरता है, ऋण सूचकांक, है ना, ये सब जैसे 5 स्तंभ पे हर राज्यों का फिजिकल हेल्थ डिसाइड करता है। तो उड़ीसा नंबर वन पे आया है भाई। बिहार को तो सीखना चाहिए, बिहार का राजकोषीय स्थिति बहुत खराब है। तो बिहार को उड़ीसा से सीखना चाहिए किस तरह से फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करते हैं। इवन गोवा और झारखंड भी अच्छा मेंटेन किए हुए हैं, है ना। उड़ीसा, गोवा और झारखंड, इसमें से कितना ज्यादा जो स्कोर है ये भी देख लो। 73% से भी ज्यादा उड़ीसा को मिला हुआ है, बाकी गोवा को 54 और झारखंड को 50। तो ये तीनों 50+ है। झारखंड भी अच्छा फिजिकल मैनेज कर रहा है। एंड देन ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना जो है, ये किसका है भाई? तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो ई कमेटी है, और इवन भारत सरकार का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, वो दोनों मिल के इसको चलाते हैं, ई कोर्ट मिशन मोड। जिसमें हमारे जुडिशियरी में केस फौजदारी, अगर मुकदमा हो गया तो कोर्ट में जाएगा, तो जल्दी हो, है ना, आसानी से सबको मिले और ट्रांसपेरेंट हो। तो ई कोर्ट मिशन मोड, है ना, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल में बैठे ही सब कुछ देख लें, वैसा कोर्ट बनाने की बात हो रही है। एंड देन अन्वेष 2026 खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा एक सम्मेलन था, जिसमें सोनीपत हरियाणा में इसको किया गया था। और जो भी नए नए खाद्य पदार्थ आ रहे हैं वो हेल्दी रहें, और अगली पीढ़ी के दृष्टिकोण को भी दिखाना इसका मेन मोटिव था। साथ साथ भारत को फूड इनोवेशन का वैश्विक केंद्र बनाना, कहाँ पे? अन्वेष में। तो ये चीज याद रखिएगा, अन्वेष जो है वो इनोवेशन होता है, अन्वेषण मतलब इनोवेशन, है ना। लेकिन ये सिर्फ खाना के लिए था, नाम पे मत जाना है ना, ये सिर्फ खाना है, नाम पे नहीं जाना है, अन्वेष मतलब खाना है ना, फूड के लिए था भाई, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। और ये कहाँ पे हुआ था? हरियाणा में एक जगह है निफ्टेम, कुंडली, कुंडली वहां पे हुआ था। उसके बाद नाइन्थ फार्मा मेड सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। फार्मा मेड मतलब होता है फार्मा, मतलब केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर नहीं, फार्मा एंड मेडिसिन लग रहा है, जो कि औषधि विभाग द्वारा पीएचडी चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से आयोजित किया गया था भाई। तो फार्मा मेड मतलब क्या हुआ कि मेडिसिन वाले क्षेत्र के लोग मिले और यहाँ पे कुछ कुछ किए, सरकार के साथ एमओयू वगैरह किए। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट, शी मार्ट। शी मार्ट किसके द्वारा है? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा डेवलप किया हुआ एक पहल है, जिसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली महिलाओं हैं, इनको प्रोड्यूसर से अब इनको एंटरप्रेन्योर बनाना है भाई। शी मार्ट में इनको उद्यमी बनाना है। और सरकार बोली है केंद्रीय बजट में इस बार कि 700 शी मार्ट और 1000 डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर हम लोग स्थापित कर देंगे। और इसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी योजना जो पहले थी ना, जिसमें हर जीविका महिला को 1 लाख नेटवर्थ उनका बनवाने का टारगेट था, उसके बाद लखपति दीदी के बाद ये शी मार्ट नाम का स्कीम निकला है भाई। इसको जानना है, क्योंकि इसको एंटरप्रेन्योरशिप बनाने के लिए, अब महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, रिस्क लेने के लिए, बिजनेस करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है।
उसके बाद पीएम सेतु योजना जिसका नाम है आईटीआई उन्नयन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और ये हब और स्पोक मॉडल के तहत क्या किया गया है कि 1000 सरकारी आईटीआई, जिसमें से 200 आईटीआई मेन हब रहेंगे और 800 उसके स्पोक रहेंगे। तो इनको क्या किया जा रहा है कि इनको और उन्नत करके, और इनका जो ट्रेनिंग होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाम होता है ना आईटीआई का, तो उनके ट्रेनिंग को वर्ल्ड लेवल के लेवल का बनाना है। इसमें 60,000 करोड़ सरकार जो है वो बजट अपना देगी भाई। पीएम सेतु योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम सेतु पुल बनाने वाला योजना है ही नहीं। पीएम सेतु क्या है, आईटीआई को और अच्छे से वो करे, और हब एंड स्पोक मॉडल पे एटलीस्ट 200 आईटीआई को चुनेगा और वो अपने आसपास को भी डेवलप करें, इसकी बात की जा रही है। देन भारत विद्युत शिखर सम्मेलन, ये अभी दिल्ली में आयोजित किया गया था। विद्युत शिखर सम्मेलन मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी बिजली वाली कंपनी ने इसे हिस्सा लिया था, जिसमें ये थीम रखा गया था कि पूरे भारत को विद्युतीकृत करेंगे, विकास को विद्युतीकृत करेंगे और स्थिरता को सशक्त बनाएंगे, साथ साथ वैश्विक स्तर पे जुड़ेंगे भी। तो ये हमने देख लिया। अब हम लोग ये वाला पेज देख लेते हैं, पेज नंबर 5 और 6। यहीं पे आपका ऑल आउट खत्म हो जाता है। तो इसमें बड़ा अच्छा सा इन्फॉर्मेशन है एटलीस्ट, है ना। इससे बहुत सारे, इससे कम से कम तो 2 क्वेश्चन आपको आने का इस बार उम्मीद है। यूपीएससी में भी आएगा और बीपीएससी में भी। देखो, जनजातीय उत्सव आपको पता ही है कि 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय दिवस। लेकिन ये उत्सव मनाया गया था ट्राइफेड के द्वारा कब, अप्रैल में, मार्च से अप्रैल में मनाया गया। जिसमें ये बोला गया कि आदिवासी कारीगर, स्वयं सहायता समूह और जितने भी उद्यमी हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना आदिवासी वगैरह में, और जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप वाले लोग हैं, वो सीधे उनके प्रोडक्ट को हम लोग बाजार में लेके जाएंगे। ये इस उत्सव में सशक्त बनाने का काम किया गया था। उसके बाद एक आता है अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0। ये हम लोग पढ़े थे 1.0 वाला स्कीम जब आया था संस्कृति मंत्रालय और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तब हम लोग देखे थे, जिसमें ये बोला गया कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है या पीएसयू है या इवन एनजीओ वगैरह भी है, वो चाहे तो किसी भी ऐतिहासिक पर्यटन जो जगह है उसको गोद ले सकती है। जैसे मान लो घोड़ा कटोरा वाटरफॉल है, उसको एसबीआई चाहे तो वो गोद लेके वहां पे पूरा उसको डेवलपमेंट कर सकती है और उसका मैनेजमेंट में मतलब अपना योगदान दे सकती है। यही नाम है अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम। कोई भी कंपनी चाहे तो उसको सीएसआर में लेके और इस टाइप के उसको मैनेजमेंट कर सकती है, उसको सरकारी पैसा वगैरह भी दिया जाएगा, है ना। वो मैनेज करेगी तो अडॉप्ट हो जाएगा उसका और अच्छे से मेंटेन करेगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी एफिशिएंट होती है, आपको पता ही है। उसके बाद भारतीय नौसेना का एक बहुत ही उन्नत स्वदेशी स्टील्थ युद्ध युद्धपोत है, विशाखापट्टनम में अभी नौसेना में आया है, जिसका नाम है तारागिरी। तारागिरी युद्धपोत को आपको नज़र में रखना है, जानना है, क्योंकि प्रोजेक्ट 17 ए श्रेणी के अंदर बना है। और इसको कौन बनाया है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है, जिसमें 75% से भी अधिक स्वदेशी सामान। तो तारागिरी जो है नया नया हमारे बेड़े में भी आया है। उसके बाद नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में भारत जो है ऊंचा स्थान, चार पायदान का छलांग लगाया है। वाशिंगटन डीसी के द्वारा एक वाशिंगटन डीसी में एक पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट है, वही इस रिपोर्ट को निकालती है, जिसमें हमारा स्कोर काफ़ी सुधरा है। इसका मतलब नेटवर्क की रेडीनेस हमारी बढ़ी है। एनआरआई, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, हम कितना ज़्यादा तैयार हैं अगले, जैसे मान लो 6G है तो 7G के लिए, 5G है तो 6G के लिए कितना तैयार है, इस टाइप का नेटवर्क रेडीनेस होता है। उसके बाद इंडियन ओशियन नेवल समिट, है ना, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी हुआ था। एक तरह से ये मंच है जो कि अभी आंध्र प्रदेश में इसका रिसेंट मीटिंग हुआ, और रॉयल थाई नौसेना से आईओएनएस की अध्यक्षता हम लोगों ने ग्रसित कर वो लिया। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग 2 साल तक क्या करेंगे, हिंद महासागर की जो भी नौसेनाएं हैं, हिंद महासागर में कौन कौन से देश हैं भाई, जैसे इंडोनेशिया ले लो आपका, है ना, म्यांमार ले लो, उसके बाद मलय पेनिनसुला ले लो, बांग्लादेश ले लो, हमारा भारत ले लो, है ना, श्रीलंका ले लो। तो ये सारे देशों की जो नौसेना है उनका एक अपना संगोष्ठी है, जिसमें अभी इंडिया के पास अध्यक्षता है। उसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूँ, ध्यान से दोबारा देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किए, जिसका नाम है भारत विस्तार प्लेटफॉर्म। और ये एक एआई संचालित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि आपको भी चाहो आप तो आपके लोकल लैंग्वेज में कितना आपका सामान बिकेगा, मंडी का भाव क्या चल रहा है ना, और बहुत बड़ी बड़ी जो किसान वाली सरकारी योजना है सबकी सटीक जानकारी प्रदान करता है भाई, है ना, मौसम की भी जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद यूआईडीएआई आधार कार्ड का को जो मैनेज करती है जो कंपनी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इन्होंने आधार सेवाओं को और सहज, सुलभ और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए उदय नाम का शुभंकर जारी किया भाई। तो एक ऐसा शुभंकर है जो कि लोगों से बात करके उनका आधार अपडेट कर देगा, आधार को ऑथेंटिकेट कर देगा और ऑनलाइन वेरिफिकेशन वगैरह सब करेगा। और अरुण गोकुल ने इसको डिजाइन किया है। शुभंकर क्या नाम है इसका, उदय, मैस्कॉट जिसको बोलते हैं हम, एक तरह से जो पंच लाइन, जो एक तरह से पोस्टर बॉय हो गया इस पूरे पूरे उसका।
तो उदय नाम का शुभंकर UIDAI का है, जो आपके आधार वगैरह को तुरंत चेंज कर सकता है। ऐसा मतलब मान लो जैसे भालू का कपड़ा लोग पहन के आते हैं, वैसे ही ये वाला भी है। ठीक है, ये उसका है, उदय नाम का शुभंकर। उसके बाद विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, ये भारत मंडपम दिल्ली में किया गया, और इसमें स्वामी विवेकानंद की जयंती भी उस समय थी। युवाओं को नीति निर्माण और नेतृत्व और नवाचार में भागीदार बनाना इसका वो था कि यंग लीडर्स, जो यंग लोग हैं, लीडर वगैरह बनो यार, क्या मतलब नौकरी के पीछे पड़े हुए हो, नेता बनो, देश को लीड करो। इसके लिए दिल्ली में आयोजित किया गया, वहाँ पे भाषणबाजी भी खूब हुआ था। उसके बाद आता है 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला। भारत, यही भी भारत मंडपम प्रगति मैदान में ही आयोजित किया गया था। और कतर यहाँ पे अतिथि देश था, कतर के लोग, कतर कतर के वहां से आए थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उद्घाटन किए थे। और इसमें नई दिल्ली में जो पुस्तक मेला लगा था, उसमें आप बिलीव नहीं करोगे कि क्या थीम था। थीम था इसका भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान एट 75। सोच लो, सेना के बारे में। तो कि पुस्तक वाली मेला में सिर्फ मतलब कोई गेस ही नहीं कर पाया कि सेना के बारे में इसका मेन थीम है। लेकिन इस बार हम लोग सेना के बारे में ज़्यादा डिस्कस किए, सेना वाली किताब ज़्यादा बिकी, इसलिए 53वां जो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला था वो सेना के बारे में थीमेटिक था। कतर मेन देश था, अतिथि देश था, और फोकस देश हमारा स्पेन था। उसके बाद राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन हुआ भाई, गुवाहाटी असम में। पूरे देश के जितने भी मंत्री हैं वो सब बोल रहे हैं कि कपड़ा में हम लोग और इनिशिएटिव अच्छा अच्छा करेंगे, विकास, विरासत और नवोन्मेष का संगम है भारत का वस्त्र उद्योग। उसके बाद राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ भाई। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, कहाँ पे, मोदी जी ने वाराणसी में इसका उद्घाटन किया। और देश भर के 28 राज्यों की अलग अलग 58 टीम आई थी भाई, महिला पुरुष 1000 से अधिक खिलाड़ी। इसमें जीता कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे ने गोल्ड जीत लिया। अलग अलग संस्था, रेलवे, केरला राज्य के तौर पे आया था और पंजाब ब्रॉन्ज के तौर पे। तो रेलवे का फिटनेस इतना अच्छा है और वॉलीबॉल इतना तगड़ा खेलता है मैच, कि 72वां टूर्नामेंट भारतीय रेलवे ने बाबू गोल्ड जीत लिया। चूंकि बीपीएससी ब्रॉन्ज के पीछे ही पड़ी रहती है, तो पंजाब ने ब्रॉन्ज जीता है, केरला को छोड़ दो, केरला सिल्वर जीता है। उसके बाद एमएसएमई मिनिस्ट्री ने दिल्ली में अभी क्या किया, आईएनए दिल्ली हाट में पीएम विश्वकर्मा हाट का आयोजित किया था, जिसमें जितने भी पारंपरिक कारीगर, ट्रेडिशनल जो आर्टिशंस हैं, मैकेनिशियंस हैं, वो सब कोशिश करेंगे कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे कैसे बेचें। अच्छा, इस टाइप का जो हाट वाट लगता है ना, इसमें बेसिकली जो कम कमाने वाले लोग हैं उनको बड़ा मंच दिया जाता है कि ज़्यादा वो बड़े बड़े लेवल के कस्टमर तक पहुंच सकें। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट लगाया गया दिल्ली में, और वहाँ पे दिल्ली में विदेशी वगैरह भी सामान लेने आए थे, तो उनके हाथ के बनाए हुए सामान को बड़े ऊंचे दाम पे वो लोग खरीद के गए। तो बड़ा मंच प्रदान किया, विश्वकर्मा हाट लगा था। उसके बाद 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को मंजूरी मिली है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसको बोलते हैं, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। एंड रिसेंटली अभी राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान जो है NSTI, उसी के अंदर इसको स्टेब्लिश किया गया है। और जो भी युवा लोग हैं, नए नए लोग हैं, हमारे आपके जैसे जेनजी लोग जो हैं, उनको 50,000 ट्रेनर उनमें से तैयार करना है। और नए नए लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, रिन्यूएबल ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में इनको प्रशिक्षण देना भी ये सीओई का काम है। सीओई मतलब होता है सेंटर फॉर एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। एक्सीलेंट हो जाओगे जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे। उसके बाद हमारे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 दिसंबर को क्या किया, अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया, जिसमें सहकार सारथी के अंतर्गत नाबार्ड और IMEI द्वारा 13 से भी ज्यादा डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की गई। तो ठीक है भाई, एक अर्थ समिट में क्या हुआ, अमित शाह ने किया, अ से अमित शाह, अ से अर्थ, इस तरह से याद रखना। जिसमें DGKCC, अनाज भंडारण, तो ये बेसिकली सहकारिता वाला लेना देना है। अर्थ, अर्थ का इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से लेना देना नहीं है, धरती माता से लेना देना नहीं है। ये भी चीज याद रखिएगा भाई, है ना, धरती बोल के फंसा सकता है। उसके बाद कृष्णा देवी संगीता नीरजनम, ये भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा विजयवाड़ा में कृष्णा देवी संगीता नीरजनम, कहाँ पे, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया। और ऑफ कोर्स वहाँ के कर्नाटक संगीत गंतव्य के रूप में स्थापित करना। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है या विजयवाड़ा कर्नाटक में है, क्योंकि कर्नाटक संगीत वहाँ बजता है। विजयवाड़ा मुझे लगता है आंध्रा में ही है। उसके बाद भारतीय विज्ञान महोत्सव, है ना, IISF, ये हुआ। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भाई, है ना, इंडियन इंटरनेशनल, S से हो गया साइंस एंड F से हो गया फेस्टिवल, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, है ना। ये 11वां दिसंबर 2025 पंचकुला हरियाणा में हुआ, अभी रिसेंटली हुआ है, पिछले साल के लास्ट में। विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए इसका थीम था। इसमें 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने भाग लिया। सोचो, एक जगह 40,000 लोग आए हैं सिर्फ क्या डिस्कस करने के लिए भाई, भारत और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे विज्ञान कैसे आगे बढ़े, और विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत, है ना। वैज्ञानिक
तौर पे कोई भी चीज़, पढ़ाई भी करना है वैज्ञानिक तौर पे करो, करो, खाना भी खाना है वैज्ञानिक तौर पे खाओ, हर चीज़ साइंटिफिक एंगल से। साइंटिफिक साइंस मतलब क्या होता है? रियल नॉलेज, रियल चीज़ की जानकारी लेके अगर करोगे तो आपकी समृद्धि जरूर ही जरूर होगी, लॉजिकली हर चीज़ करोगे तो, है ना? यही हमारे देश भारत के लिए भी जरूरी है। उसके बाद एक उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया भाई। उम्मीद क्या है? एक उम्मीद दिया जा रहा है वक्फ संपत्ति के डिजिटल पंजीकरण के लिए और पारदर्शी प्रबंधन के लिए। वक्फ प्रॉपर्टी के इंटरनल मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत थी, तो सरकार ने वक्फ एक्ट भी अभी लाया था। उसी के अंदर ये बोला गया था कि हम लोग यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल लेके आएंगे, जिसमें पूरे देश के वक्फ संपत्तियों को रियल टाइम में अपलोड किया जाएगा, उसको वेरीफाई करके जियो टैगिंग सहित एकदम एग्जैक्ट रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब धांधली नहीं हो पाएगी उसमें, है ना, कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, कोई कहीं का प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बोल देता है, अब ये नहीं हो पाएगा, है ना? ऑनलाइन सब कुछ हो गया उम्मीद पोर्टल से। जो लोग हैं भारत के, उनको उम्मीदें जगी हैं। उसके बाद पारंपरिक चिकित्सा पे डब्ल्यूएचओ का दूसरा वैश्विक वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ है, जिसमें नई दिल्ली के भारत मंडपम में ही हुआ है। डब्ल्यूएचओ और आयुष मंत्रालय ने किया है। पारंपरिक चिकित्सा जानते हो क्या होता है? ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल जैसे जो नया नया मेडिसिन अंग्रेजी दवाई आ रहा है, उसके अलावा जो हमारा आयुर्वेदिक वगैरह है वो सब, उससे कुछ चीज़ सही करना। तो इसमें था संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास, ये विषय था इस बार। देन कम्स द ऑपरेशन सागर बंधु, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी दितवाह तूफान आया था श्रीलंका में, धुआं धुआं उड़ा दिया भाई, बहुत बाढ़ और तबाही आई थी। इसीलिए भारत सरकार हमेशा HADR करती है ना, ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स, ये सरकार देती है। तो दितवाह तूफान के लिए भी ऑपरेशन सागर बंधु हमने चलाया, और भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट नीति है, पड़ोसी पहले की नीति, उससे ये अनुरूप है। बाढ़ और भूस्खलन जहां जहां पे हुआ, वहां पे खोज बचाव और राहत सामग्री हम लोग पहुंचा रहे हैं, और अंडर ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में, है ना? याद रखना, श्रीलंका में सागर बंधु हो रहा है, और कहीं नहीं हो रहा है। सागर बंधु तो हमारा श्रीलंका ही है, चारों तरफ वो सागर से घिरा हुआ है। उसके बाद ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट GELS का आयोजन उड़ीसा के पुरी में किया गया, और पहला ही संस्करण था इसमें। तो एनर्जी के जो लीडर्स हैं वो एक साथ आए, और कैसे हम लोग क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा में ट्रांजिशन ले सके, इसकी बात की गई है। उसके बाद कोहॉर्ट कनेक्ट, ये हमारे पूरे देश भर का साइंटिफिक कार्यक्रम है, जो कि पहले ही कोई बड़ी बीमारी अगर आपको हो रही है तो उसका पूर्वानुमान लगाएगा, है ना? कोहॉर्ट कनेक्ट, कोहॉर्ट, को हार्ट कनेक्ट, हार्ट मतलब हार्ट वार्ट जिसको होता है बीमारी, वैसे लोगों का एक तरह से एकीकृत उनको किया गया है। और मधुमेह दिवस की पूर्व संध्या पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं, भुवनेश्वर में इसको लॉन्च किए। कोहार्ट कनेक्ट, कोहार्ट कनेक्ट क्या करता है कि सारे लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन है उसको एक साथ रखेगा, सारे लोगों को, जितनी भी एक्टिविटी हुई है, जितना भी मान लो कि स्टडी हुआ है, जितना भी केसेस मिले हैं, सबको एक साथ रख के, है ना, और पुरानी बीमारी का हम लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं किसी भी आदमी में, इसके लिए बनाया गया है। उसके बाद ऑपरेशन कुंभ, है ना, कोऑप कुंभ, कोऑपरेटिव कुंभ, है ना, कोऑप मतलब हमेशा कोऑपरेटिव होता है। तो ये सहकारिता मंत्रालय और नेफकब के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के शहरी सहकारी बैंकों का रूपांतरण करना इसका एम था भाई। किसके माध्यम से? नवाचार और मजबूत निधिकल, जैसे शहरी जितने भी सहकारी बैंक हैं अभी पूरा पूरा डिजिटल वगैरह नहीं हुए, तो उनमें डिजिटल नवाचार और नीतिगत प्रगति भी बहुत स्ट्रांग करके दिखाई जा रही है। देन कम्स हमारा 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जो कि दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। और भारत मंडपम में एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पे ही आयोजित ये व्यापार मेला था। ITF बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हजारों करोड़ का होता है। उसका ये जो मेला लगा, इसमें 18 लाख से भी अधिक लोग आए। उसके बाद छठा अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान। ये सस्य विज्ञान क्या होता है आपको पता है? सस्य श्यामला मातरम, है ना, एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है। तो ये सब IARI NAS, ये सब ICAR वगैरह मिलके इसको किए थे, और शिवराज सिंह चौहान इसके उद्घाटन करता थे, जिसका विषय था स्मार्ट कृषि, खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण संरक्षण हेतु सस्य विज्ञान का पुनः अवलोकन। खेती की जो विज्ञान है IAC, उस विज्ञान का हम लोग फिर से उसको गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कहीं कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं हो सकता है। उसके बाद इंडिया AI इम्पैक्ट समिट भारत मंडपम में हुआ था, इलेक्ट्रिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया था। ये ग्लोबल साउथ का पहला इतना बड़ा AI इम्पैक्ट समिट था। और सोचो कि दुनिया का सबसे बड़ा AI इवेंट इसको माना गया, जिसमें कौन आए थे अभी? मार्क जुकरबर्ग, और इवन सैम ऑल्टमैन भी आया था इंडिया में, डैरियो अमोडेई जो कि एंथ्रोपिक का CEO है, वो सब भी आया था। तो AI का सबसे सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी उपयोग बहुत जरूरी है। AI की पहुंच सब आदमी तक होनी चाहिए, है ना? और ये
इस समय न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी वो किया गया और इसको 92 देश और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी प्राप्त हुआ। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था, ये लास्ट फरवरी के सेकेंड हाफ में हुआ और इलेक्ट्रिसिटी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी ने इसको वो किया। उसके बाद COP30 बताओ कहाँ पे हुआ? नवंबर सेकेंड हाफ नहीं, नवंबर फर्स्ट हाफ, नवंबर मिडिल में 10 से 20, है ना, 1 से 30 महीना होता है, 10 से 20 नवंबर, 10 दिन तक। कहाँ पे? ब्राजील के बेलेम, अमेजोन एरिया में बेलेम डिक्लेरेशन हुआ था। वहां पे भूपेंद्र यादव, सोचो इनका प्रतिनिधित्व हमारे इंडिया से किया। क्यों किया? क्योंकि यही हमारे इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री भी है। तो इसका मेन परिणाम निकला कि बेलेम पॉलिटिकल पैकेज निकला, जिसमें जितना भी विकासशील देश है भाई, उनके लिए जलवायु का जितना भी फंडिंग है उसको 3 गुना करने और स्वच्छता की दिशा में संक्रमण, स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में संक्रमण मतलब ट्रांजिशन को तेज करने पे भाई सहमति बनाया गया। तो बेलेम डिक्लेरेशन, बेलेम पॉलिटिकल पैकेज जो है UNFCCC COP30 के उसमें डिक्लेरेशन निकल के आया कि हम लोग जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको 3 गुना ज्यादा एनर्जी भी देंगे। उसके बाद 16वां वित्त आयोग अभी गठित हो गया है अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में, एंड इन्होंने अपना रिपोर्ट भी दे दिया है। एक्चुअली ये 1 अप्रैल 2026 है, फिनेंशियल ईयर जो 2026-27 है उससे शुरू करेंगे और 2031 तक, ये 31 मार्च 2031 तक रहेंगे, है ना। और इसमें एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्या कांति घोष, ऋत्विक पांडे, अधिकतर बंगाल के लोग हैं। बहुत लोग बोल रहे थे कि बंगाल चुनाव है इसीलिए इसमें बंगाल के लोगों को डाल दिया गया है, इवन नीति आयोग में भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, है ना। इनके टैलेंट, इनके मेरिट पे डाला गया है। तो ऋत्विक पांडे इनके सचिव हैं और इसके अध्यक्ष कौन है भाई? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। उसके बाद लीप्स 2025, लीप्स लॉजिस्टिक के लिए होता है, ये हमेशा लीड्स रिपोर्ट या फिर लीप्स रिपोर्ट ऐसा कुछ आया ना, समझ लेना लॉजिस्टिक्स की बात हो रही है। कैसे सामान सामान आपके घर तक पहुंच जाता है फैक्ट्री से बन के, वो लॉजिस्टिक के माध्यम से ही पहुंचता है। कैसे हम ऑर्गेनाइज करें, कैसे हम फास्टेस्ट सामान पहुंचा सके। तो सरकार जो है, उनके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नई दिल्ली में विमोचित किए इस रिपोर्ट को, जिसमें राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति NLP और पीएम गति शक्ति के विजन के अनुरूप लॉजिस्टिक दक्षता, पारदर्शिता और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना इसका मुख्य पहल था। लिप्स का फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड। क्या है? लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट और परफॉर्मेंस शील्ड। उसके बाद 22वां आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन हुआ भाई अक्टूबर में। इंडिया आसियान वर्चुअल माध्यम से मोदी जी ने किया था। अभी तो खास खैर अभी तो मोदी जी खुद ही इंडोनेशिया में है आजकल के डेट में, लेकिन तिमोर लेस्ते आसियान का इस समय 11वां सदस्य बन गया। ये एक छोटी सी लाइन आपको एग्जाम में फंसा सकती है। क्यों? क्योंकि आसियान और इंडिया का जब शिखर सम्मेलन हो रहा था उस समय 10 ही थे, है ना। लेकिन आसियान और इंडिया भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित भी किया गया 2026 को। इंडिया आसियान, है ना, ओशियन कॉपरेशन ईयर घोषित किया गया। साथ साथ तिमोर लेस्ते, पहले आसियान में 10 लोग थे तो अब 11 आदमी आ गए। तिमोर लेस्ते याद रखना, ये 11वां सदस्य। तो शुरू से ही 10 10 10 10 पढ़ के माइंड में 10 बैठा दिए हो, लेकिन यू शुड बी एबल टू लर्न एंड अनलर्न भी, है ना। कोई चीज गलत सीख लिए हो या अपडेट करना हो, तुरंत अपडेट भी करना सीखो। उसके बाद 7वीं हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता, जिसको बोलते हैं 7th इंटरनेशनल पैसिफिक रीजनल डायलॉग, IPRD, ये इसका आयोजन अक्टूबर में दिल्ली में किया गया। सोचो, इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग जो हो रहा है वो दिल्ली में किया जा रहा है भाई, हमारे देश के लिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में अमेरिका वगैरह सब आता है। इसी में समग्र समुद्री सुरक्षा को और विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण, रीजनल कैपेसिटी बिल्डिंग और कार्यात्मक वृद्धि, इसका क्या था? थीम था। तो नौसेना के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नौसेना के साथ साथ नेशनल मरीन फाउंडेशन, राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन मिलके इसको सातवां हिंद महासागर क्षेत्रीय वार्ता जारी किया। तो इस तरह से हम लोग ये 2 पेज पढ़ लिए, एंड आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार इसको आप PDF डाउनलोड करके अपने हाथ से ये सब टिक लगा लगा के पढ़ लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी पूरा मैगजीन हम लोग करवाने वाले हैं, ठीक है, नोट्स के माध्यम से या मैगजीन के माध्यम से। अभी इंग्लिश वाला आएगा तो उसको भी हम लोग कवर में लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।